1980s की शुरुआत में सोवियत संघ ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसका मकसद था यह सुनिश्चित करना कि अगर कभी परमाणु हमला हुआ और देश का पूरा नेतृत्व खत्म हो गया तो भी जवाबी हमला करने की क्षमता खत्म न हो। इसे कहा गया पेरिमीटर और पश्चिम में इसे एक बेहद डरावने नाम से जाना गया, डेड हैंड। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिस्टम सच में इंसानों के बिना परमाणु युद्ध शुरू कर सकता था? और क्या इसका कोई आधुनिक रूप आज भी मौजूद है? सोचिए, एक सुबह मॉस्को पर परमाणु मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाए, सरकार के शीर्ष नेता मारे जा चुके हो, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तबाह हो चुके हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बंद हो और वो सारे लोग जो जवाबी हमले का आदेश दे सकते थे अब मौजूद ही ना हो। तो फिर क्या होगा? क्या परमाणु ताकत रखने वाला देश बिना कमांड के चुपचाप खत्म हो जाएगा? या कोई ऐसी व्यवस्था होगी जो आखिरी आदेश के बिना भी जवाब देने की क्षमता बचाए रखे? यही डर कोल्ड वॉर के सबसे खतरनाक दौर में सोवियत मिलिट्री प्लानर्स के सामने था। जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं चल रही थी, दोनों एक दूसरे की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेकर लगातार चिंतित थे। एक संभावित रणनीति थी डिकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी दुश्मन की न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर पर इतना तेज हमला करना कि लीडरशिप को जवाब देने का मौका ही न मिले। क्रेमलिन, मिलिट्री कमांड सेंटर्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, अगर ये सब पहले कुछ मिनटों में खत्म हो जाए तो न्यूक्लियर आर्सेनल होने के बावजूद जवाबी हमला मुश्किल हो सकता था। और सोवियत यूनियन को इसी संभावना का डर था। तो सवाल था, अगर दुश्मन सबसे पहले लीडरशिप को ही खत्म कर दे तो क्या न्यूक्लियर रिटेलिएशन को पूरी तरह खत्म होने से रोका जा सकता है? यही से एक बेहद असामान्य विचार सामने आया, एक ऐसा बैकअप कमांड सिस्टम जो कैटास्ट्रोफिक अटैक के बाद भी न्यूक्लियर फोर्सेस तक आदेश पहुंचाने की क्षमता बनाए रख सके। इस प्रोजेक्ट का नाम था पेरिमीटर। बाद में पश्चिमी दुनिया में इसे कहा जाने लगा डेड हैंड। नाम सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, पूरी तरह रियल थी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। पब्लिक अकाउंट्स के मुताबिक पेरिमीटर का उद्देश्य किसी साधारण कंप्यूटर की तरह बैठकर हर समय यह तय करना नहीं था कि अब मिसाइल लॉन्च करनी है। इसके बजाय यह एक इमरजेंसी बैकअप मैकेनिज्म था। इसमें कई तरह के संकेत और मिलिट्री इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण हो सकते थे, जैसे न्यूक्लियर अटैक के संकेत, कम्युनिकेशन की स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सीनियर मिलिट्री लीडरशिप से संपर्क अभी भी संभव है? अगर किसी बड़े न्यूक्लियर अटैक के बाद कमांड स्ट्रक्चर से संपर्क टूट जाए तो सिस्टम की इमरजेंसी कैपेबिलिटीज महत्वपूर्ण हो सकती थी। और यही आता है एक खास कंपोनेंट, कमांड रॉकेट्स। ये रॉकेट्स खुद न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। इनका उद्देश्य स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस तक इमरजेंसी लॉन्च कमांड्स पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन रिले की तरह काम करना था। यानी एक रॉकेट आसमान में जाता और उसके जरिए सर्वाइविंग लॉन्च यूनिट्स तक सिग्नल पहुंचाया जा सकता था। लेकिन यहां एक जरूरी करेक्शन है। इंटरनेट पर डेड हैंड को अक्सर एक ऐसी ऑटोनोमस मशीन की तरह पेश किया जाता है जो खुद फैसला करती है और फिर पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर मिसाइल्स दाग देती है। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। पेरिमीटर की एग्जैक्ट आर्किटेक्चर आज भी पूरी तरह पब्लिक नहीं है और इसके ऑपरेशनल डिटेल्स को लेकर कई क्लेम्स विवादित या अपुष्ट है। इसलिए इसे एक पूरी तरह ऑटोनोमस डूम्सडे मशीन कहना ओवर सिंप्लिफिकेशन होगा। इसे एक ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड इमरजेंसी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के रूप में समझना ज्यादा उचित है। यानी टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण थी,
लेकिन ह्यूमन कमांड स्ट्रक्चर पूरी तरह गायब हो गया था। ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। अब एक पल के लिए टेक्नोलॉजी को भूलिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे ऐसी इमरजेंसी स्थिति में फैसला लेना पड़ सकता था। कल्पना कीजिए, आप एक अंडरग्राउंड बंकर में हैं। बाहर शायद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो चुके हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स काम नहीं कर रहे। ऊपर की दुनिया से कोई जवाब नहीं आ रहा। और आपके सामने सिर्फ एक सवाल है, क्या यह सच में न्यूक्लियर अटैक है? क्योंकि अगर जवाब हां है और आप कुछ नहीं करते तो आपका पूरा देश खत्म हो सकता है। लेकिन अगर जवाब नहीं है और आपने गलती से रिटेलिएशन शुरू कर दिया तो आप पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेल सकते हैं। यही न्यूक्लियर कमांड सिस्टम्स की सबसे भयावह समस्या है। यह गलती की कीमत दूसरा मौका नहीं देती। कई दशकों तक पेरिमीटर की पूरी कहानी पब्लिक नहीं थी। फिर कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया और धीरे धीरे फॉर्मर सोवियत ऑफिशियल्स और रिसर्चर्स के बयानों से इस सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी सामने आने लगी। लेकिन यहां भी एक बात याद रखना जरूरी है, हर डिटेल इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड नहीं है। कुछ जानकारी फॉर्मर ऑफिशियल्स और पब्लिक रिपोर्टिंग से आती है, कुछ मिलिट्री एनालिस्ट्स के असेसमेंट से, और कुछ आज भी क्लासिफाइड हो सकती है। फिर सवाल उठता है, क्या इसका कोई मॉडर्न वर्जन आज भी मौजूद है? रशिया से जुड़े कई पब्लिक स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स ने संकेत दिया है कि पेरिमीटर सिस्टम का कोई रूप अब भी मौजूद हो सकता है। लेकिन इसके एग्जैक्ट करंट कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेशनल स्टेटस की स्वतंत्र पूर्ण पुष्टि पब्लिक डोमेन में नहीं है। यानी आज भी ऑन है, ये एक कंफर्म्ड फैक्ट नहीं बल्कि एक क्लेम है। लेकिन शायद यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, डेड हैंड का असली उद्देश्य न्यूक्लियर वॉर शुरू करना नहीं था, बल्कि न्यूक्लियर वॉर को रोकना था। कैसे? डिटेरेंस के जरिए। मैसेज बेहद सिंपल था। अगर दुश्मन को भरोसा हो जाए कि लीडरशिप को खत्म करके वो न्यूक्लियर रिटेलिएशन से बच सकता है तो फर्स्ट स्ट्राइक का टेम्पटेशन बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसे पता हो कि लीडरशिप खत्म होने के बाद भी रिटेलिएशन की संभावना बनी रहेगी तो फर्स्ट स्ट्राइक का फायदा कम हो जाता है। यही न्यूक्लियर डिटेरेंस का लॉजिक है, और इसी लॉजिक का सबसे एक्सट्रीम वर्जन था पेरिमीटर। तो क्या डेड हैंड एक ऐसी मशीन थी जो इंसानों के मरने के बाद खुद दुनिया खत्म कर सकती थी? शायद इस सवाल का सबसे ईमानदार जवाब है, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ये कोई अकेला कंप्यूटर नहीं था जिसके अंदर एक बटन था, एंड द वर्ल्ड। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था जिसमें लेयर्स और कंटिंजेंसीज थे। और शायद यही वजह है कि हम आज भी इस कहानी को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इसका उद्देश्य था सर्वाइवेबिलिटी, यानी अगर पहला न्यूक्लियर अटैक कमांड स्ट्रक्चर को खत्म कर दे तो भी रिटेलिएशन की क्षमता पूरी तरह खत्म न हो। और शायद यही वजह है कि डेड हैंड आज भी लोगों को डराता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है। ये उस दुनिया की कहानी है जहां इंसानों ने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जिसकी कल्पना ही भयावह है। शुरुआत में हमने पूछा था, अगर पूरी कमांड चेन खत्म हो जाए तो जवाब कौन देगा? कोल्ड वॉर ने इसका एक खतरनाक जवाब दिया, हम टेक्नोलॉजी को इसके लिए तैयार कर देंगे। लेकिन शायद इससे भी बड़ा सवाल है, हम ऐसी दुनिया तक पहुंचे ही क्यों जहां किसी देश को अपने सबसे विनाशकारी हथियारों के लिए एक ऐसी बैकअप व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई जो लीडरशिप के खत्म हो जाने के बाद भी रिटेलिएशन सुनिश्चित कर सके। डेड हैंड की सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वो शायद आज भी कहीं मौजूद हो। सबसे डरावनी बात यह है कि इंसानों ने कभी इसे जरूरी समझा था, क्योंकि न्यूक्लियर एज में कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए बनाई गई सबसे खतरनाक चीज युद्ध करने की क्षमता बल्कि युद्ध का डर होता है। और शायद
इसी डर की वजह से डेड हैंड को कभी काम नहीं करना चाहिए। द डेड हैंड मस्ट नेवर मूव।